हेलो, नमस्कार। आज अमेरिका विश्व का सबसे समृद्ध और आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र है और सैन्य शक्ति के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसकी जो गतिविधियां हैं वो इस तरह की हैं जैसे वो तमाम देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता हो, अपने कहे में रखना चाहता हो और किसी के संप्रभुताओं का उसके पास कोई आदर नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ सैन्य कार्रवाई कर दे। और इस प्रकार संप्रभुता का तो उल्लंघन करता है। लाखों उसके कृत्यों से लाखों जगह युद्ध, हर जगह युद्ध के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका खड़ा है। हर जगह सैन्य कार्रवाइयों के पीछे अमेरिकी हथियार या अमेरिका का समर्थन या अपरोक्ष रूप से अमेरिका के तार जरूर जुड़े हुए हैं। और इस तरह से पूरी दुनिया को एक त्रासद सिचुएशन में लाने में कहीं न कहीं अमेरिका की भूमिका दिख रही है। जबकि अमेरिका अपने शक्ति का प्रयोग करके विश्व में चाहता तो शांति, समृद्धि, खुशहाली इन चीज़ों को फोकस करता और इससे उसका प्रभाव अच्छा बढ़ता। 19 जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यदि देखा जाए तो जब जापान विश्व युद्ध में हार रहा था और बुरी तरह से हार रहा था, जर्मनी एक तरह से सरेंडर कर चुका था और इटली युद्ध से बाहर हो चुका था। ऐसे में अब जापान का हारना तय था। फिर भी जापान पर परमाणु बम गिरा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और इसमें लाखों लोग क्षण भर में कालकलित हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी बीमारियां फैली, रेडिएशन का प्रभाव फैला कि बीमारियां और विकलांगता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो मतलब वहाँ पर आ गई। यह इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी घटना में से एक है। यह युद्ध की समाप्ति के समय इस तरह के हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। इसके बाद 1953 में जब एक लोकतांत्रिक सरकार चुन करके आई थी ईरान में, तो उस सरकार ने फैसला किया कि हम तेल स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे अपने राष्ट्र हितों में। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप की थी, उन लोगों को लगा कि नहीं, ये तो हमारा जो शोषण हम कर रहे हैं, तेल का जो बिजनेस कर रहे हैं, जो दुरुपयोग कर रहे हैं इस व्यापारिक गतिविधियों का, वो तो रुक जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि तख्ता पलट वहाँ कराया और वहाँ की चुनी सरकार अपदस्थ हो गई और उसी का परिणाम हुआ कि ईरान में तानाशाही स्थापित हुई और शाह की तानाशाही के बाद इस्लामिक क्रांति वहाँ होती है आकर के 89 में, और वहाँ पर फिर ये एक तरह से कठोर इस्लामिक शासन स्थापित होता है, जिसका परिणाम आज वहाँ की महिलाएं भुगत रही हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान की आज जो स्थिति खराब है, उसके पीछे अमेरिका आज से नहीं, आज से 70-75 साल से लगा हुआ है इन चीज़ों के पीछे। और ये जानना चाहिए कि अमेरिका किसी भी राष्ट्र का भला करने वाला नहीं है। अनायास बिना कारण के कम्युनिज्म को केवल रोकने के लिए कि चाइना से बढ़ के कम्युनिज्म का एक्सप्लोरेशन वियतनाम में न हो जाए, और इसके लिए उसने वियतनाम में युद्ध छेड़ दिया। लाखों लोग मारे गए। तमाम तरह के ऐसे नापाम बम, ऐसे एजेंट ऑरेंज जो कि 2,4-D टाइप का था, पूरे जंगल खत्म हो गए, तमाम जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई, लोगों भूखमरी से लोग मरने लगे। तमाम तरह का उस देश में जो भयानक त्रासदी हो सकती है, जो भूखमरी हो सकती है, जो बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, महामारियों का प्रकोप हो सकता है, वो सब वियतनाम के लोगों ने झेला और अमेरिका वहाँ से भाग भी गया। तो अमेरिका ने वहाँ भी बहुत बुरा किया, जो एक शक्तिशाली राष्ट्र को कभी शोभा नहीं देता है। इसके बाद चिली में समाजवादी राष्ट्रपति चुने गए, सल्वाडोर आयेंदे, और अपने राष्ट्र में समाजवाद लाना चाहते थे। जो प्राकृतिक संसाधन थे उसका सार्वजनिकरण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाए और पूरे जनता की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो।
ये चीज़ें अमेरिका और बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाली जो समर्थन की सरकारें थी उनको पसंद नहीं आई। वहाँ पर किसी तरह से लोगों को भड़का करके तख्ता पलट करा दिया। और परिणाम क्या हुआ कि वहाँ जनरल फिनोचेट की फांसीवादी सरकार आ जाती है, जो तानाशाह बिल्कुल रहता है, और उसके तानाशाही में चिली में लाखों लोगों की हत्या होती है, हजारों लोग जेल जाते हैं, किसी न किसी एन प्रकरण मारे जाते हैं। यहाँ भी अमेरिका ने एक लोकतंत्र को अभ्यस्त करने का घृणित कार्य किया था, और जिसका परिणाम वहाँ के लोगों को अत्यंत दुखद तरीके से झेलना पड़ा। 2003 में जो खाड़ी में तेल की राजनीति है, अब अमेरिका को लगा कि इराक हमको तेल नहीं देगा, सबको तेल देगा, तो एक झूठ गढ़ा गया कि वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसके पास है, जनसंहारक हथियार डेवलप कर लिया है, केमिकल वीपन्स डेवलप कर लिया। उस समय अखबारों की हेडिंग्स इसी बातों से भरे रहते थे कि वो अब जो ये इराक है उसके पास ऐसे हथियार हैं कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, जबकि हकीकत इससे बहुत दूर थी। और खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, परिणाम हुआ उस देश में गृह युद्ध लग गया। वहाँ के जो शासक सद्दाम हुसैन थे उनको फांसी दे दी गई। और जब वैक्यूम क्रिएट हुआ इराक में, तो आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन पनपते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए और खुद अमेरिका के लिए भी खतरा बनते हैं, और अमेरिका को भी उसको भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार से अमेरिका पूरी दुनिया को तो डिस्टर्ब करता ही है, स्वयं भी उसका परिणाम भुगतता है, लेकिन अपने स्वार्थ में वो उन चीज़ों को देख नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अमेरिका की भूमिका अफगानिस्तान में देख लीजिए, जब सोवियत शासन का वहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगा, तो अमेरिका ने लड़ने के लिए मुजाहिदीनों को और वहाँ के आतंकवादी संगठनों को, चरमपंथियों को, जो मुजाहिदीन कहलाते थे, एक नेटवर्क को पाकिस्तानी आईएसआई के माध्यम से ट्रेनिंग देना शुरू किया, हथियार देना शुरू किया, और ये बहुत ही बड़े आतंकवादी संगठन बन गए। और इन्हीं में से निकला हुआ ओसामा बिन लादेन, जो वहीं जा कर के टेक्नोक्रेट बनता है अमेरिका में, और अमेरिका के ही ट्विन टावर को उड़ा भी देता है। अब उसको तो भुगत लिया अमेरिका, फिर आकर के पूरे अफगानिस्तान को अलकायदा के नाम पे, तालिबान के खात्मा के लिए पूरे अफगानिस्तान को बिल्कुल मतलब हर तरीके से वो त्रासद हालत में कर देता है, उसे नष्ट करने लगता है। एक लंबा संघर्ष चला, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, और खुद भाग खड़ा हुआ उसी अलकायदा के साथ दोहा में समझौता करके। तो कुल मिलाकर के अफगानिस्तान का अमेरिका ने कोई भला नहीं किया, और खुद के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया, और अपने सारे हथियार छोड़ करके भागा। इसमें इतनी उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी उसको मतलब सुधरने का नाम नहीं लिया। इसी तरह यूक्रेन और रूस के मामले में व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को, ठीक है, रूस का जो कृत्य था वो भी ठीक नहीं था, किसी सवर्न कंट्री के किसी हिस्से को आप ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने व्लादिमीर जेलेंस्की को पीछे पीठ ठोक करके पूरा समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, यूरोप के सब कंट्री उसके साथ हैं, और रसिया से युद्ध शुरू करवा दिया। अब बाइडेन चले गए, और जितना सहयोग करना चाहिए इन लोगों ने किया नहीं, और जब ट्रम्प आए तो डील करना शुरू कर दिए कि अब बनियागिरी वहाँ पर शुरू हो गई कि हमारे से इतना पैसा लिए हो तो हमको इतना संसाधन तुम दो। तो ये किस चीज़ का सहयोग है, या किस चीज़ की संधि है, आपको क्यों उकसावे का कार्य आपने किया। तो अमेरिका और नेटो में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया, सम्मिलित भी नहीं किया, और रूस को जब ये खतरा लगा तो रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण भी कर दिया, जिसमें हजारों लाखों यूक्रेनी घर बार छोड़ करके बाहर रहने पे मजबूर हुए, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे गए, रूस के भी लोग मारे गए। कुल मिलाकर के बहुत बड़े लेवल पे मानव क्षति, प्रकृति की क्षति। वो एक अनाज उत्पादक कितना बढ़िया और बड़ा देश है, जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के जो मध्य अफ्रीकी महाद्वीप है के देश है, उनको भोजन प्रदत्त करता है, लेकिन वो वहाँ भी वो चीज़ें बंद हो गई। तो इसका परिणाम निकला कि तमाम देशों को भोजन की समस्या भी हो गई, और यूक्रेन
पूरी तरह से बर्बाद हो गया और रूस को कमज़ोर करने की फिराक में सारे कार्रवाई हुई। इसके बाद ग्वांतनामो जेल अमेरिका का कृत्य देखिए, एक क्यूबा के द्वीप पर अपना जेल बनाया हुआ है, जिसमें अपराधियों को इतनी अमानवीय त्रासद में रखता है, अमानवीय ढंग से रखता है कि वो कैदी चाहते हैं कि हमें मृत्युदंड दे दिया जाए, हमें मार दिया जाए। इस हाल में तो ग्वांतनामो जेल अपनी अमानवीयता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और वो दूसरे जगह मानवाधिकार की बात करता है। अभी भारत जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी पकड़ के जेल में डालती है तो उसके लिए मानवाधिकार का मुद्दा बन जाता है, और खुद ग्वांतनामो बे में हजारों की संख्या में लोगों को डाला है, लेकिन कोई मानवाधिकार का मुद्दा उसके लिए नहीं है। इसके बाद अमेरिकी न्याय प्रणाली और उसकी विश्वसनीयता भी इनके प्रति बहुत ही खराब रही है। बिना किसी जुर्म के भी लोग जेलों में सालों पड़े रहेंगे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर अलग अलग देशों में, जैसे पाकिस्तान में, यमन में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, सोमालिया में, जहाँ भी जरूरत पड़ती है अमेरिका अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए वहाँ ड्रोन अटैक करता है, जिसमें निर्दोष नागरिक, महिलाएं, बच्चे मारे जाते हैं। और इसको टारगेटेड किलिंग्स का नाम देता है कि हम चिन्हित लोगों को मारते हैं, लक्षित लोगों को मारते हैं, लेकिन ये एक मानवाधिकार के लिए बहुत बड़ा खतरा ये भी है। इसके बाद अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है कि वो चाहता है कि एकदम यूनिपोलर विश्व बन जाए, केवल अमेरिका ही एक पावरफुल कंट्री रहे जो दुनिया को जैसे चाहे वैसे चलाए, यानी पूरी दुनिया का दरोगा बन करके बैठे, बाकी लोग उसके सामने वो जिसको जो ऑर्डर कर दे वो करे। तो अमेरिका कई बार बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के कार्रवाई करता है, जिसे सीरिया में ड्रोन अटैक किया था। वो मतलब अपना मन का तानाशाह है, जहाँ चाहे वहाँ आक्रमण कर दे। अभी इराक में कह रहा था कि ईरान में कि 15 दिन तक हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, और रात को ही आकर के स्टील्थ B-2 बम वर्षकों से वहाँ के न्यूक्लियर साइट्स पे आकर के बम गिरा दिए। और संयुक्त राष्ट्र में भी वीटो पावर का दुरुपयोग करता है। अभी वो पाकिस्तान को बचाना हो, अभी इजराइल के खिलाफ कोई मुद्दा आता हो, या इस तरह के चीज़ों में वो वीटो का इस्तेमाल करता है। कहीं न कहीं वो एक तरह से आतंकवाद को समर्थन ही कहा जाएगा। इसके बाद जलवायु और क्लाइमेट चेंज एक दुनिया के सामने बड़ा इशू आया, और अमेरिका उसमें एक पेरिस की संधि के समय उससे खुद को बाहर निकाल लिया। यही ट्रंप महोदय थे, जलवायु संकट से बाहर हो गए। एक तरफ कहते हैं कार्बन उत्सर्जन विकासशील देश कर रहे हैं ज़्यादा। अरे भाई, आप टेक्नोलॉजी नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए जिस देश के पास जो संसाधन रहेंगे उसी का उपयोग करेगा। तो ट्रंप साहब तो एक कदम और आगे चल रहे हैं, तो पूरे दुनिया को अस्थिर बनाने में और अशांत बनाने में कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपना एक आर्थिक साम्राज्यवाद भी कायम किया हुआ है, जिसको चाहेगा उसके लिए जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है उसको पैसा देगा। अभी पाकिस्तान जो आतंकवादी कार्रवाइयों में संलिप्त था, जिसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, उसको IMF से कर्जा भी दिलवा दिए, वर्ल्ड बैंक से कर्जा दिलवा दिए, और घूम घूम के बता रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच सीज फायर भी करा दिया, हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। जब कि कोई औचित्य इस बात का नहीं है, यह केवल झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। तो अपनी आर्थिक संप्रभुता और आर्थिक शक्ति का वो अमेरिका दुरुपयोग कर रहा है। इजराइल जो गाजा पट्टी, फलस्तीन में और तमाम देशों में जो सैन्य कार्रवाइयाँ कर रहा है, परोक्ष रूप से आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाखों मासूमों को, बच्चों को, औरतों को मारने के लिए आप फ्री हैंड हैं। लेकिन हर बार अमेरिका पीछे खड़ा है, वीटो कर देता है, हथियार के साथ खड़ा है, उसका समर्थन है। इसलिए जितने भी इजरायली एक्टिविटीज़ हैं सबके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका खड़ा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे जो ताज़ा हमला किया है अभी, जिसका मैंने जिक्र किया, वो एक अलग इशू है। तो सारे घटनाक्रमों का यदि विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो अमेरिका का विदेश नीति है वो दोहरे चरित्र वाली है। वो एक तरफ वो शांति का, मानवाधिकार का, मानवता का, विकास का दावा करता है, और दूसरी तरफ वही उसके जो कृत्य हैं, जो उसके हस्तक्षेप हैं,
वो ठीक इसके उल्टे परिणाम लाने वाले हैं। दूसरे देशों की राजनीतिक संप्रभुता का उल्लंघन करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करना, संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी करना, बिना किसी प्रस्ताव के कार्रवाई कर देना, इस प्रकार वो ये सब अमानवीय कृत्य हैं। इस प्रकार अमेरिका को यदि देखा जाए तो बिल्कुल ही स्वार्थी और सिद्धांत विहीन राष्ट्र है, जो विश्व में पुनः उपनिवेशवाद को लाना चाहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल हो, पूरी दुनिया के संसाधन उसके मुट्ठी में हो, हम संसाधन जहाँ से चाहे वहाँ से उठाएं और बाकी दुनिया हम जैसे कहें वैसा रहे। एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, जिस समय फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन पूरे दुनिया में अपने उपनिवेश बना रहे थे, लग रहा है आने वाला कल में वही होने वाला है। तो ये, और ट्रंप साहब का क्या कहा जाए, ट्रंप साहब आकर के इसमें और इसमें तेजी ला रहे हैं। तो अमेरिका जो नीति है उसका मूल तो यही है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए यदि दूसरे देशों की संप्रभुता या मानवता का बलिदान देना पड़ रहा है तो भी ठीक है, तो भी उचित है। धन्यवाद।